नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बेहद स्वागत करती हूं। आज हम टारगेट प्रीलिम्स करंट अफेयर 2022 इस पर चर्चा करेंगे, जिसके तहत हम 1 मार्च से लेकर 2 मार्च तक के करंट अफेयर पर प्रीलिम्स के लिहाज से डिस्कशन करेंगे। देखिए, हमारे द्वारा ये जो टारगेट प्रीलिम्स प्रोग्राम चलाया जा रहा है, इसमें हर वो करंट अफेयर की न्यूज़ जिसकी संभावना आपके एग्जाम में आने की ज़्यादा से ज़्यादा है, या फिर हर एक वो टॉपिक जो आपको पता होना चाहिए अपने एग्जाम के दृष्टिकोण से, हमारे द्वारा कवर किया जाता है। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनको ज़रूर देख लीजिएगा। एक सीक्वेंस में आप पढ़ाई कीजिए और साथ के साथ ही इनको कवर करते जाइए। बात के लिए मत रखिएगा, क्योंकि बहुत सारा करंट अफेयर इकट्ठा हो जाएगा। बात के लिए आप सिर्फ पीडीएफ से रिवीजन करना रखिएगा। स्टार्टिंग में अगर आप जो है न्यूज़ को वीडियो के माध्यम से समझ लेते हैं और फिर टाइम टू टाइम इसका पीडीएफ के माध्यम से रिवीजन करते हैं, तो आपकी कमांड हो जाएगी करंट अफेयर पर। और ऐसा कोई भी प्रश्न जो जनरली हर वो व्यक्ति सॉल्व करके आएगा पेपर में, जिसने पढ़ाई की है, वो आपसे भी नहीं छूटेगा। देखिए, एग्जाम उन प्रश्नों से नहीं निकलता है जो किसी को भी नहीं आते हैं। एग्जाम उन प्रश्नों से निकलता है जो सबको आते हैं। तो जो सबको आता है वो आपको भी आना चाहिए, तभी आप कट ऑफ क्लियर कर पाएंगे। तो वीडियोस को बहुत ध्यान से देखिए, रिवीजन पर ध्यान दीजिए और स्टैटिक के पोर्शन को साथ ही मजबूत करते हुए चलिए। इस तरह जो आने वाला यूपीएससी 2022 है, इसकी आप तैयारी बेहतर ढंग से कर पाएंगे। अगर आप यूपीएससी 2022 के लिए एक स्ट्रैटेजी वीडियो चाहते हैं कि किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। हमारी तरफ से इस दिशा में कार्य करने की कोशिश की जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट सूचना है। संस्कृति आईएएस की ओर से यूपी पीसीएस की एक टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई है, जिसको हमारे दिल्ली और प्रयागराज दोनों सेंटर पर कंडक्ट कराया जा रहा है। अगर आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज देते हैं तो ये कम्प्लीटली फ्री है। आप लोगों की तरफ से क्वेरी आ रही थी कि इसको कैसे ज्वाइन करें, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। संस्कृति आईएएस की वेबसाइट पर जाइए और वहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन कीजिए। एक बार आपका लॉगिन हो जाएगा तो आप इस टेस्ट सीरीज को देने में सक्षम हो जाएंगे। अगर आप ऑफलाइन सेंटर पर आकर इस टेस्ट को देना चाहते हैं तो एक मिनिमम फीस हमारे द्वारा रखी गई है। टेस्ट सीरीज के बारे में या फिर संस्कृति आईएएस के जो अन्य कोर्सेज हैं उनके बारे में जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आप हमारी वेबसाइट संस्कृति आईएएस को विजिट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। आज का जो पहला टॉपिक है, यह है अंतर्राष्ट्रीय मानसून परियोजना कार्यालय, यानी कि मानसून को लेकर एक ऑफिस जो है खोला गया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसका उद्देश्य मानसून से रिलेटेड ही होगा, समझते हैं। देखिए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस अभी सेलिब्रेट किया गया था। ठीक है, इसी अवसर पर जो है इस कार्यालय का शुभारंभ किया गया है। इस ऑफिस की मेजबानी कौन करेगा? तो शुरू के 5 सालों के लिए आईआईटीएम पुणे, यानी कि जो आपका भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान है, जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, ये इसकी मेजबानी करेगा। ठीक है, देखिए, ये जो इंस्टीट्यूशन है जिसका लोगो भी दिया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए, इसकी स्थापना क्यों की गई है? तो हम सबको पता है कि जो मॉनसून है वो अच्छा आता है या खराब आता है, इसका हमारी इकोनॉमी पर डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है पड़ता है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए मानसून की महत्ता को जानने के लिए, उसको समझने के लिए इसकी स्थापना की गई है। साथ ही ये विश्व जलवायु अनुसंधान कार्यक्रम और विश्व मौसम अनुसंधान कार्यक्रम की लीडरशिप में इसको आगे बढ़ाया जाएगा। उद्देश्य क्या है? तो मौसमी बदलाव की वजह से जो चीज़ें होती हैं उनके बारे में एक इंटीग्रेटेड साइंटिफिक अप्रोच को निर्धारित करना, साथ ही जो मानसून अनुसंधान और समन्वय है उसको लेके भारत को विश्व के केंद्र में लेके आना इसका उद्देश्य है। ठीक है, आप समझ गए। यहाँ पे एक मैप दिखाया हुआ है जिसमें मानसून के आगमन के बारे में देखिए दिया हुआ है। विंड जो है कि अरेबियन सी से बे ऑफ बंगाल एंड देन मेनलैंड ऑफ इंडिया की तरफ चलती है। मानसून के बारे में कॉन्सेप्ट सर क्लास में बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कर देते हैं, तो हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है मॉन्ट्रियक्स अभिसमय, यानी कि जो मॉन्ट्रियक्स कन्वेंशन है ये न्यूज़ में है। क्यों न्यूज़ में है ये बाद में समझेंगे, पहले समझते हैं कन्वेंशन क्या है। तो देखिए, ये साइन हुई थी 1936 में, और बेसिकली जो जल डमरू मध्य होता है, जो स्ट्रीट्स होती है जो एक सागर को दूसरे से जोड़ती हैं, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इसको साइन किया गया था। कौन सी वाली को? तो देखिए, ये एक बहुपक्षीय समझौता है, यानी कि इसमें काफ़ी सारे पक्ष हैं।
जो तुर्की को बोस्पोरस और जो डार्डानियल्स जलडमरू मध्य है उस पर नियंत्रण प्रदान करता है। मैप में देखिए ये यहाँ पर टर्की का जो है लोकेशन दिखाया गया है। ये देखिए सी ऑफ मरमरा है, साथ में यहाँ पर देखिए अजियन सी है। तो ये जो सी ऑफ मरमरा है इससे अजियन सी में जाने के लिए ये जो यहाँ पर एक छोटा सा पैसेज आपको दिखाई दे रहा है इसी को बोलते हैं आपका डार्डेनल्स जलडमरू मध्य। दूसरा देखिए यहाँ पे फिर से ये टर्की की लोकेशन है, ये अजियन सी है, ठीक है, ब्लैक सी है। तो इसको इस रास्ते से यहाँ पर जो जोड़ने वाला ये छोटा सा पैसेज है इसको बोस्पोरस जलडमरू बोलते हैं। तो देखिए इन स्ट्रेट पर, इनके एडमिनिस्ट्रेशन पर तुर्की को कुछ राइट दिए गए थे और उन राइट को जो है इस कन्वेंशन के माध्यम से साइन करके दिया गया था। आगे समझते हैं। देखिए ये बता रहा है अगर युद्ध की स्थिति होती है तो जो नौसैनिक युद्धपोतों का आना जाना होता है इस रूट से उन पर जो है रेगुलेट करने के लिए साथ में जलडमरू मध्य को अवरुद्ध यानी कि बंद करने का अधिकार जो है टर्की के पास है। तो अब आते हैं ये न्यूज़ में क्यों है। देखिए रशिया, वापस से मैप पे आते हैं। रशिया जो है मेडिटेरियन सी तक आएगा उसका एक ही तरीका है कि वो ब्लैक सी के माध्यम से आए। कहाँ पे ब्लैक सी, तो देखिए ये यहाँ दिया हुआ है। ब्लैक सी के माध्यम से आके वो अजियन सी के द्वारा आगे चलकर जो है मेडिटेरियन सी तक जा सकता है। लेकिन ये वाला पाथ जो है उसको कवर करने के लिए इन दो जलडमरू के मध्य से होकर गुजरना पड़ेगा और अगर टर्की चाहे तो इस आवागमन को अवरुद्ध कर सकता है। इसीलिए ये न्यूज़ में बहुत इंपॉर्टेंट मैपिंग की ये लोकेशन है, इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। ब्लैक सी को भी हम देखेंगे। हालांकि देखिए लिखा है इस कन्वेंशन में काला सागर से लगे जो कुछ और देश हैं उनको भी कुछ विशेषाधिकार प्राप्त है, खाली टर्की को ही सारे राइट नहीं दे दिए क्योंकि बहुपक्षीय समझौता है। तो इसलिए जो टर्की के आवागमन नियंत्रण की शक्तियां हैं उनको वो कमजोर भी कर सकते हैं, ठीक है। ये जो बॉस्फोरस और डार्डेनेल्स जलडमरू है इनको तुर्की जलडमरू मध्य, काला सागर जलडमरू मध्य भी कहते हैं। इसके सिनोनियम नेम है, ध्यान रखिएगा। ये क्या करते हैं, अजियन सागर को, काला सागर को मरमरा सागर के माध्यम से जोड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ये है, ये एकमात्र ऐसा जल मार्ग है जिसके माध्यम से काला सागर बंदरगाह से कहाँ जा सकता है, भूमध्य सागर तक पहुंचा जा सकता है। मैप के द्वारा हम इसको वीडियो के एंड में फिर से एक बार देखेंगे, ठीक है। तो ये आप समझ गए। तो मॉन्ट्रियक्स कन्वेंशन किस चीज से रिलेटेड है ये जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है बाजार अवसंरचना संस्थान, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूट्स। देखिए जो आपके स्टॉक मार्केट होते हैं, जो आपके डिपॉजिटरीज होती हैं, जो आपके क्लियरिंग हाउस होते हैं, जो आपकी वित्तीय अर्थव्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण संस्थान है, उनको मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूट्स का दर्जा दिया जाता है, सेबी ये दर्जा देता है, ठीक है। ये तीनों जो मैंने नाम लिए ये क्या होते हैं इसको भी हम समझेंगे। पहले यहाँ जाइए, सेबी ने कुछ निष्कर्ष निकाले हैं जिसमें उन्होंने ये बताया एनएससी यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये बहुत न्यूज़ में है। क्यों? क्योंकि देखिए हमने करंट अफेयर एनालिसिस में भी एक वीडियो बनाई थी कि यहाँ की जो पूर्व एमडी थी वो कुछ प्रॉब्लम्स में अभी फंस गई हैं और उन्होंने कुछ जो है रेगुलेशन से हटके काम किए थे और इसके बारे में हमने बहुत डिटेल एनालिसिस अपनी वीडियो में किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। उस सारे मुद्दे को लेकर ये न्यूज़ में है और सेबी ने देखिए इसकी जांच की थी और अभी सेबी ने बताया है कि ये क्या है, सबसे बड़ा इक्विटी और डेरिवेटिव एक्सचेंज है और महत्वपूर्ण बाजार अवसंरचना स्थान है, ऐसा बोला है। भारत में अगर अदर मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूट्स की बात की जाए तो कौन कौन से हैं, देखिए स्टॉक एक्सचेंजों में देखें तो बीएससी, एनएससी, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया, साथ में मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया सहित 7 ऐसे संस्थान हैं जिनको सूचीबद्ध किया गया है। 2 डिपॉजिटरी हैं, एक सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड और दूसरा नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। देखिए स्टॉक एक्सचेंज तो आप समझते हैं जहाँ पे जो शेयर्स हैं उनको लिस्ट किया जाता है और उनकी एक रिपोर्ट कार्ड जो है बताया जाता है कि किसका रिपोर्ट कार्ड ऊपर चल रहा है, किसका नीचे चल रहा है। ये तो स्टॉक एक्सचेंज हुआ। जो डिपॉजिटरीज होती हैं वो क्या होते हैं, देखिए जो आपने शेयर खरीदे हैं, है ना, वो आप कहीं तो रखेंगे। पहले वो पेपर में रखे जाते थे लेकिन अब वो सारे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखे जाते हैं। तो डिपॉजिटरी एक ऐसी बिल्डिंग, ऑफिस, कोई वेयर हाउस या कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट हो सकता है जहाँ पे जो कंज्यूमर्स हैं वो मनी को डिपॉजिट कर सकते हैं, सिक्योरिटीज़ को डिपॉजिट कर सकते हैं और सेफ रख सकते हैं। अगर हम स्टॉक मार्केट के संदर्भ में बात करें तो डिपॉजिटरीज एक ऐसा स्थान है जहाँ पर जो सिक्योरिटीज़ होती है वो सेफली रखी जाती हैं।
इसके बाद आता है क्लियरिंग हाउस। इसको क्या कहते हैं? तो देखिए क्लियरिंग हाउस, इसको क्लियरिंग डिवीज़न भी कहते हैं। ये एक इंटरमीडिएटरी होता है, यानी कि बीच में एक मध्यस्थ होता है जो वैलिडेट करता है और फाइनलाइज करता है जो भी ट्रांजैक्शन हुई है बायर और सेलर के बीच में किसी फाइनेंशियल मार्केट में। आसान करके समझते हैं, मान लीजिए एक वित्तीय बाजार है, उसमें आपने अपनी सिक्योरिटी को बेचा है, किसी दूसरे ने खरीदा है, तो कोई तो संस्था चाहिए ना जो इस ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करे, जो बताए कि हाँ ठीक है हो गया, अब आपकी जो सिक्योरिटीज़ हैं वो इनके नाम पे ट्रांसफ़र की जाती है। तो ये जो काम करता है इसी को क्लियरिंग हाउस बोलते हैं, और इन तीनों को मिला के जो है मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूट्स कहते हैं। समझ गए? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी, ये न्यूज़ में है। ये दो कारणों से न्यूज़ में है। पहला तो मैंने आपको बताया एनएससी में जो भी विवाद चल रहा है उसको लेके, दूसरा भारत की पहली महिला इसकी चेयरमैन नियुक्त की गई हैं, उनको लेके भी ये न्यूज़ में है। देखिए तो सेबी की स्थापना कब हुई थी? 12 अप्रैल 1992 को हुई थी, और जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 है उसके प्रावधानों के अनुसार जो है हुई थी। इसका अगर प्रमुख कार्य देखिए तो जो इन्वेस्टर्स हैं उनके हितों की रक्षा करना, जो मार्केट है उसको रेगुलेट करना, साथ में जो बाजार अवसंरचना है उसको प्रोवाइड करना, उसका ध्यान रखना। ये सेबी की बिल्डिंग दिखाई गई है। सेबी की संरचना की बात करें तो एक कोई चेयरपर्सन होता है तो वो होते हैं, दूसरा क्या है कई पूर्णकालिक और अंशकालिक सदस्य होते हैं, समय समय पर महत्वपूर्ण मुद्दों की जांच के लिए समितियां भी नियुक्त करता है। अगर सेबी के निर्णय से आप असंतुष्ट हैं तो अपील करने के लिए भी जो है एक प्राधिकरण बनाया गया है जिसको बोलते हैं सेट, यानी कि प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण। ठीक है, इसके अंदर भी अध्यक्ष और कुछ सदस्य होते हैं। ठीक है, सेबी के पास वही पावर हैं जो एक दीवानी न्यायालय यानी कि एक सिविल कोर्ट के पास होती हैं। ठीक है, तो आगे समझते देखिए, ये एक अर्धविधायी, क्योंकि ये रेगुलेट चीज़ों को करता है, रेगुलेशंस बनाता है, नियम कानून बनाता है, तो अर्ध जो है विधायी, और साथ में अर्ध न्यायिक निकाय है क्योंकि ये कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय भी देता है, सिविलियन कोर्ट की तरह। ठीक है, क्योंकि पूछताछ कर सकता है, ये मसौदा तैयार कर सकता है, नियमों को पारित कर सकता है, साथ में जुर्माना भी लगा सकता है। दूसरा ये न्यूज़ में क्यों था, तो मैंने आपको बताया था कि जो माधवीपुरी बुच हैं वो सेबी की पहली महिला चीफ जो है नियुक्त हुई हैं, तो इनका नाम भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखिए, तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, ये चर्चा में है। क्यों? क्योंकि इसको आने वाले 5 सालों के लिए गवर्नमेंट ने मंजूरी दे दी है, साथ में इसको 1600 करोड़ रुपए का बजट का आवंटन जो है किया गया है। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि एक डिजिटल हेल्थ सिस्टम जो है बनाएगा, और जिसका उद्देश्य होगा जो हमारा हेल्थ डाटा है उसको मैनेज करना। इससे क्या होगा, क्वालिटी इंप्रूव होगी, डाटा को कैसे सेव करते हैं, कैसे कलेक्ट करते हैं, कैसे स्टोर करते हैं। ठीक है, एक प्लेटफॉर्म देगा, फास्ट ट्रैक क्रिएशंस होंगी, इसके अंदर एक हेल्थ आईडी होगी, पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड्स होंगे। ठीक है, और गाइडिंग प्रिंसिपल, यानी कि ये अभी वॉलंटरी है, स्वैच्छिक है, आप इसमें पार्ट लेना चाहते हैं या नहीं, मैंडेटरी नहीं है। खैर ये तो एक बेसिक सी चीज़ें थी, यहाँ पर चीज़ों को समझते हैं। आयुष्मान भारत क्या है, देश की एक प्रमुख योजना है जिसका एम था यूनिवर्सल कवरेज, यानी कि एक सार्वभौमिक पहुंच जो है प्रदान करना, और राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 ने जो सिफारिशें दी थी उन सिफारिशों के अनुरूप जो है इसको बनाया गया था। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होगा, हर व्यक्ति को एक डिजिटल आईडी दे दी जाएगी। जैसे हमारे पास आधार कार्ड है ना, जो हमारी पहचान संख्या है ना, इसी तरह हमें एक हेल्थ के लिए एक डिजिटल आईडी दे दी जाएगी, हमारे खाता बना दिया जाएगा। मान लीजिए मैं आज दिल्ली में रहती हूँ और मैं अपने जिन डॉक्टर्स को दिखाती हूँ, मेरा एक डाटा है। मान लीजिए कल को मैं अपने होम टाउन में शिफ्ट हो जाती हूँ, तो बहुत बार क्या होता है, पेपर हमसे खो जाते हैं, हमें चीज़ें ध्यान नहीं रहती, डॉक्टर ने कौन से प्रिस्क्रिप्शन दिए थे, एक लंबे समय तक मैं कौन सी दवाइयाँ ले रही थी, क्या क्या ट्रीटमेंट डॉक्टर ने मुझे दिया है, तो ये सब मुझे ध्यान नहीं रहता, कई बार पेपर्स भी नहीं होते हैं। तो नेक्स्ट डॉक्टर के पास मेरी पिछली पुरानी हिस्ट्री हो, इसके लिए डिजिटली इन सबको क्या है, मेरी हेल्थ आईडी के डाटा के अंदर स्टोर कर दिया जाएगा मेरे अकाउंट के अंदर। तो अब मुझे क्या करना है, एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में जब स्विच करना है तो मुझे सिर्फ वो आईडी नंबर दे देना है, और उन डॉक्टर्स को मेरा सारा पिछला डाटा जो है पता चल जाएगा, और उसके
अंतर्गत या उसकी वजह से मेरा बेटर ट्रीटमेंट हो पाएगा, क्योंकि वो केस जहाँ पे डॉक्टर को पता ही नहीं है मैं पहले से क्या मेडिसिन ले रही थी, क्या ट्रीटमेंट चल रहा था, ठीक है, यहाँ पे डॉक्टर ज़्यादा अवेयर होगा मेरी कंडीशन के बारे में। तो ये एक इसका उद्देश्य है। दूसरा क्या है, जो औषधियाँ हैं उनके बारे में अवेयरनेस फैलाना, औषधियों को सही प्राइस पे देना, जैसे कि जन औषधि योजना आपकी है, ठीक है, एक ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाना जहाँ पे सारे डॉक्टर्स जो हैं उनका डाटा दिया गया हो, ताकि मुझे पता हो कि अगर ये बीमारी है तो मुझे कौन कौन से डॉक्टर के पास जाके मैं जो है ट्रीटमेंट करा सकती हूँ, मुझे ऑप्शंस पता हो, क्या कितना रेट चल रहा है, हॉस्पिटल्स के बारे में क्या सोचना है। तो पूरे हेल्थ सिस्टम को एक बिल्कुल सटीक दिशा में ले जाने का काम जो है इस मिशन के द्वारा किया जा रहा है। आप समझ गए होंगे कि इसके पीछे की कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, यही बताया गया है कि नागरिकों को जो है आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता संख्या मिलेगी, जिससे उनके डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड को जोड़ दिया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है, सभी भारतीय नागरिकों को अस्पताल जो बीमा फर्म होती हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्वास्थ्य रिकॉर्ड तक पहुंचाने में मदद हो। इसके लिए एक हेल्थ जो है आईडी आपको दी जाएगी। इसका कार्यान्वयन कौन कर रहा है, तो देखिए जो परिवार कल्याण मंत्रालय, उसके अंदर आपका जो नेशनल हेल्थ एजेंसी है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, ये इसकी नोडल एजेंसी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें स्वास्थ्य आईडी आपको दी जाएगी, जो पेशेवर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनकी एक रजिस्ट्री रखी जाएगी। इसके अलावा एक जो है सेंड बॉक्स भी इसके अंदर बनाया जाएगा। ये सेंड बॉक्स क्या होता है, देखिए बच्चों को जब धीरे धीरे हम बाहर की दुनिया से, इस मिट्टी से, इस नेचर से मिलवाना चाहते हैं, तो वेस्टर्न कंट्रीज़ में कॉन्सेप्ट ये आया, क्योंकि अर्बन सिटीज़ में इतनी ज़्यादा जगह नहीं होती, कि एक बॉक्स होता था जिसके अंदर सेंड भर देते थे और बच्चों को वो खेलने के लिए दे देते थे। तो बच्चों का मिट्टी से, इस नेचर से, है ना, एक क्या जुड़ाव होता था और कनेक्ट करने में, बच्चों को चीज़ों को समझाने में हेल्प मिलती थी। यानी कि एक सेंड बॉक्स जो है वो आपको एक्सपेरिमेंट करने की, आपको नई नई चीज़ों को बनाकर देखकर फिर वो कैसे काम करेगी देखने की जो है सुविधा देता है। तो जब कोई लोग नई नई डिजिटल इनोवेशंस करते हैं, कुछ नया प्रोग्राम अपना लेकर आते हैं, तो उन सब के लिए सेंड बॉक्स अगर दे दिया जाए तो वहाँ पर वो उन चीज़ों का एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे भी डिजिटल हेल्थ के सेक्टर में आप क्या कुछ कर सकते हैं, उसके लिए एक सेंड बॉक्स जो है गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाएगा, ठीक है। आप समझ गए। देखिए हेल्थ आईडी का एक सिंबॉलिक पिक्चर यहाँ पर दिखाया हुआ है। जन औषधि दिवस ये भी सेलिब्रेट किया गया जेनरिक दवाओं के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए। किसने किया, फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया, चौथा था ये इस बार, ठीक है, और फार्मास्यूटिकल्स विभाग के तत्वाधान में हुआ था। इसकी थीम थी जन औषधि जन उपयोगी, ठीक है, जेनरिक दवाओं का उपयोग और जन औषधि परियोजनाओं के लाभ के बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए इसको सेलिब्रेट किया गया। अब हम प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के बारे में अगर बात करें तो देखिए 2008 में लाई गई थी और फार्मास्यूटिकल विभाग के द्वारा लाई गई थी। अगर इसकी जो है एग्जीक्यूटिव एजेंसी की बात करें तो ब्यूरो ऑफ फार्मा पीएसयू ऑफ इंडिया, ठीक है। देखिए जो ब्यूरो ऑफ फार्मा है ये रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत काम करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, क्योंकि कई बार आपको क्वेश्चन पूछा जाता है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऐसे आए हैं, कोई विभाग देकर, जैसे एफएसएसएआई के बारे में पूछा गया था कि किस डिपार्टमेंट के, किस मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है, तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये जो ब्यूरो ऑफ फार्मा पीएसयू ऑफ इंडिया है ये किस डिपार्टमेंट के तहत काम करता है। अब आप हेल्थ मिनिस्टर टिक कर देंगे, लेकिन नहीं, ये गलत हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत काम करता है, ठीक है। देखिए इसके अलावा बीपीआई ने जो जन औषधि सुगम एप्लीकेशन है इसको भी जो है डेवलप किया है, ठीक है, ये आप समझ गए। नेक्स्ट टॉपिक कि आईपीसीसी ने अपनी जो छठी आकलन रिपोर्ट थी उसका भाग 2 है दर्ज किया है। देखिए इसका जो भाग 1 था वो पहले ही लॉन्च कर दिया गया था, अब पार्ट 2 आया है। भाग 1 जो है उसमें जलवायु परिवर्तन के प्रभावों, जोखिम और कमजोरियों और अनुकूलन विकल्पों से संबंधित है। देखिए क्लाइमेट चेंज का क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या रिस्क हैं, क्या वल्नरेबिलिटीज़ हैं और कैसे हम जो इन चीज़ों को मिटिगेट कर सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं, इसके बारे में जो ये दूसरा भाग है इसमें बताया गया है, ठीक है। अगर पहले भाग की बात करें तो देखिए भौतिक विज्ञान, जलवायु परिवर्तन का जो भौतिक विज्ञान होता है उससे ये संबंधित थी, ठीक है। और इसमें बताया गया था कि 2040 से पहले ही वैश्विक तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा। जो आप कह रहे हैं ना कि कम रखेंगे, आपने एक टारगेट रखा है,
तो रिपोर्ट कहती है कि वैसा तो 40 से पहले ही हो जाएगा। रिपोर्ट का जो तीसरा और अंतिम भाग होगा वो होगा उत्सर्जन को कम करने की क्या कुछ संभावनाएं हैं, ठीक है, और ये अप्रैल 2022 में जो है आ सकता है, ठीक है। इसके बाद देखिए जो आईपीसीसी की आकलन रिपोर्ट है, पहले इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये पहली बार 1990 में आई थी और पृथ्वी पर जलवायु का आकलन करने का ये सबसे विस्तृत एक जो है आप कह सकते हैं मूल्यांकन होता है, ठीक है। हर 7 साल में आईपीसीसी एक मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करता है, ठीक है। ये जो बदलती जलवायु है उसको लेके एक समझ विकसित कर सकता है और बहुत सारे विशेषज्ञ, बहुत सारे डाटा, बहुत सारे एनालिसिस के साथ जो है इस रिपोर्ट को प्रिपेयर जो है करते हैं। जो अन्य 4 मूल्यांकन रिपोर्ट इससे पहले हो चुकी हैं वो 1995 में, 2001 में, 2007 और 2015 में ऑलरेडी पब्लिश हो चुकी हैं। ये रिपोर्ट जलवायु परिवर्तन के प्रति वर्ल्ड का क्या रिएक्शन है, एक वैश्विक प्रतिक्रिया क्या है, उसके बारे में जो है बात करती है। और देखिए पिछली रिपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा सबूत इकट्ठा करके, रिसर्च करके, डाटा को लेके काम करती है और फिर उसके बाद में क्या कुछ चल रहा है इसके बारे में क्लियर पिक्चर ये दुनिया को बताती है कि देखिए ऐसी ऐसी स्थिति हो गई है और ये काम करने की आपको ज़रूरत है। तो ये रिपोर्ट जो है इम्पॉर्टेंट है, इससे मीन्स में भी प्रश्न आने की संभावना जो है रहती है। देखिए यहाँ पे बताया हुआ है कि आईपीसीसी रिपोर्ट, ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज और इसके जो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज है इसके बारे में बात की गई। रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु क्या है, जोखिम में जनसंख्या। इसने बताया है कि कुछ भागों की जनसंख्या बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में रह रही है और क्लाइमेट चेंज का उन पर ज़्यादा प्रभाव देखने को मिल रहा है। भारतीय परिदृश्य की इसमें बात की गई है कि भारत में देखिए अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम से लोग जूझ रहे हैं। जैसे मुंबई में समुद्र के स्तर में वृद्धि हो रही है तो बाढ़ का उच्च जोखिम है। वहीं अगर अहमदाबाद की बात करें तो वहाँ पे हीट वेव्स का गंभीर खतरा है। इसने बताया है कि कॉम्प्लेक्स, आपस में मिले हुए, जुड़े हुए और मोर व्यापक टाइप के जो है जोखिम आजकल हमारे सामने आ रहे हैं। इसने बताया रीजनल जो है डिफरेंस है, कहीं पर चीज़ें कुछ हो रही हैं, कहीं पर कुछ और हो रही हैं। कोई किसी तरीके से उसको टैकल कर रहा है, कोई किसी तरीके से। कुछ लोग ज़्यादा जो है असुरक्षित है, कुछ लोग फिर भी अभी बचे हुए हैं, ठीक है। जलवायु परिवर्तन के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, वायु प्रदूषण की वजह से कितनी मृत्यु हो रही है और वाटर पॉल्यूशन की वजह से कितना ज़्यादा हेल्थ पर इम्पैक्ट पड़ता है, इन सब के बारे में बताया गया है। और समग्र परिवर्तनों की आवश्यकता है, ऐसा रिपोर्ट कहती है। यानी कि कोई एक बदलाव लाने से कुछ नहीं होगा, आपको कंप्लीटली होलसम तरीके से चीज़ें करनी होगी। अब ये आईपीसीसी के द्वारा लॉन्च की गई थी, तो ये आईपीसीसी क्या है, तो देखिए वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इन लोगों के द्वारा इसको जो है आईपीसीसी को बनाया गया था, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। कब बनाया गया था, तो देखिए इसकी स्थापना की गई थी 1988 में। चलिए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, आईएनएस विशाखापत्तनम, ये न्यूज़ में है, ठीक है। तो देखिए ये क्या है, ये स्टील्थ टेक्नोलॉजी से यानी कि छुपने की क्षमता से निर्मित है। साथ में क्या है, गाइडेड मिसाइल विध्वंसक, यानी कि गाइडेड मिसाइल को डिस्ट्रॉय करने की क्षमता इसके अंदर है। इसका नाम है आईएनएस विशाखापत्तनम और ये युद्धपोत जो है इसको औपचारिक रूप से विशाखापत्तनम बंदरगाह से संबंध किया गया है, ठीक है। बात करें तो ये प्रोजेक्ट नंबर P15B के अंदर आता है, इसको ध्यान रखिएगा। और क्लास कौन सी है, तो क्लास है विशाखापत्तनम। इसके अंदर 4 युद्धपोत, जिसका नाम है विशाखापत्तनम, पहला जो कि दे दिया गया है, दूसरा है मारगांव, तीसरा है इम्फाल, चौथा है सूरत। इनको शामिल करने की जो है योजना है, ठीक है, ये समझ गए। इसके बाद देखिए डिजाइन किसने किया इनको, तो इन हाउस डायरेक्टरेट ऑफ नेवल जो डिज़ाइन है उसके द्वारा डिज़ाइन किया गया है। और निर्माण किसके द्वारा किया गया है, तो जो मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड है मुंबई में, उसके द्वारा जो है इसको बेसिकली बनाया गया है। अब इसकी कुछ जो है विशेषताओं के बारे में देख लेते हैं। तो जो गाइडेड मिसाइल्स होती है, साथ में स्टील्थ टेक्नोलॉजी वाला विध्वंसक है, P15B वर्ग का ये जहाज है और इसको नौसेना को 2021 में सौंप दिया गया था। ये जहाज भारत की जो परिपक्व नौसेना क्षमता है उसको सिंबलाइज करता है और साथ में आत्मनिर्भर भारत के एजेंडे को ये बढ़ाता है। एक प्राउड की बात है हमारे लिए, ठीक है। ये ना सिर्फ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल इनको ले जाने में सक्षम है, साथ ही जो लंबी दूरी की सतह से व हवा में मार करने वाली मिसाइल SAM है, उनसे भी ये लेस है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है ये अपने आप में और स्वदेशी निर्मित है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और जेनोसाइड
कन्वेंशन ये न्यूज़ में है। और क्यों न्यूज़ में है? तो रशिया और यूक्रेन का जो पूरा विवाद चल रहा है उसको लेकर ये न्यूज़ में है। तो जो यूक्रेन है वो रशिया के खिलाफ बेसिकली अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के समक्ष उसने एक आवेदन जो है दायर किया है। ठीक है, देखिए जो आईसीजे है ये संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस नाम से ही पता चल रहा है। और संयुक्त राष्ट्र के जो 6 प्रमुख संस्थान हैं उनमें से ये एकमात्र ऐसा है जिसका मुख्यालय हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में नहीं है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, आपसे जो है पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1945 में एक चार्टर के द्वारा। ठीक है, और इसके बाद 1946 में इसने काम करना शुरू कर दिया था। राष्ट्रों के बीच, ध्यान रखिएगा, कंट्रीज के बीच ये कानूनी विवादों को सुलझाता है। और साथ में जो संयुक्त राष्ट्र के अंग है, विशेष एजेंसियां हैं, उनके द्वारा जो कानून निर्दिष्ट किए गए हैं उनके प्रश्नों पर, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार ये जो है एडवाइस भी करता है। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा उठ जाता है तो जो इंटरनेशनल लॉज हैं उनके अकॉर्डिंग ये जो है देता है। आधिकारिक भाषा इसकी कौन सी है? तो अंग्रेजी और फ्रेंच है। यूनाइटेड नेशन के सभी सदस्य ऑटोमेटिक रूप से इसके भी पक्षकार बन जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसको उन सारे राष्ट्रों पर निर्णय करने का अधिकार भी मिल जाता है। जब दोनों पार्टी सहमत हों कि अच्छा आईसीजे के माध्यम से मुद्दा जो है सुलझाएंगे तो ही ये अपना निर्णय दे सकता है। साथ ही अपने निर्णय को लागू करवाने का भी कोई सिस्टम इसके पास नहीं है। ये राष्ट्रों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इसके निर्णय को किस हद तक या कितना लागू करना चाहते हैं। तो ये ध्यान आपको रखना है। ठीक है, ये यही बताया गया है। देखिए इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं जिनको संयुक्त राष्ट्र महासभा और जो सुरक्षा परिषद है उनके द्वारा 9 वर्षों के लिए चुना जाता है। हर 3 वर्ष में जो है बेसिकली इनको चुना जाता है। कितने? 1/3 न्यायाधीशों को। अगर भारत की बात करें तो 4 भारतीय अब तक आईसीजे के सदस्य रहे हैं, जिसमें से सर्वोच्च न्यायालय के जो पूर्व न्यायाधीश थे जिनका नाम है दलवीर भंडारी, वो 2012 से इसके सदस्य थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जेनोसाइड कन्वेंशन। तो जेनोसाइड कन्वेंशन भी रशिया और यूक्रेन की वजह से ही न्यूज़ में है। देखिए क्या है, जेनोसाइड के अपराध की रोकथाम और सजा के लिए कॉडिफाइड इसको किया गया था। ये पहली मानवाधिकार संधि है जो जेनोसाइड, जिसको 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जो है अपनाया गया था। किसके लिए? जेनोसाइड के लिए। देखिए ये क्या कहती है कि जेनोसाइड एक ऐसा अपराध है जो युद्ध में भी हो सकता है और शांति में भी हो सकता है। यानी कि ज़रूरी नहीं कि किसी कंट्री में वॉर की सिचुएशन हो तभी वहाँ पर ये लगेगा कि उसने लोगों के खिलाफ अत्याचार किया है, बड़ी संख्या में लोगों को जो है उनकी नस्ल, धर्म, भाषा है किसी एक चीज़ के ऊपर मारा है। बल्कि शांति काल में भी कोई राष्ट्र जो है अपने पर्टिकुलर सेक्शन के लोगों को जो है जेनोसाइड के तहत सजा दे सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए इसका जो अनुच्छेद नंबर 4 है वो ये कहता है कि कोई भी राष्ट्र, ठीक है, कोई भी निजी व्यक्ति, कोई भी जिम्मेदार शासक, कोई भी सार्वजनिक अधिकारी, कोई भी चाहे संवैधानिक रूप से जिम्मेदार क्यों ना हो, उसको दंडित किया जा सकता है जेनोसाइड अपराध को रोकने के लिए। ठीक है, भारत इस कन्वेंशन का एक सिग्नेचरी है। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक डिफरेंस दिखाया गया है जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और इंटरनेशनल जो आपका आईसीसी है इसके बीच में दिखाया गया है। तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, ये आपके लिए काम रहेगा। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि जो रोम स्टैचू है, ठीक है, वो बेसिकली किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो ध्यान से आपको जो है इसका आंसर जरूर करना है। नेक्स्ट देखिए मैप इन न्यूज़। तो कौन कौन से लोकेशंस ऐसी हैं जो चर्चा में है? तो देखिए जॉर्डन जो है न्यूज़ में है। क्यों न्यूज़ में है? तो देखिए पुरातत्वविद जो थे उन्होंने जॉर्डन के पूर्वी रेगिस्तान में एक सुदूर नवपाषाण स्थल पर लगभग 9000 साल पुराने एक पवित्र स्थल की खोज की है। तो बेसिकली न्यूज़ का कंटेक्स्ट इतना ज़रूरी नहीं है जितनी जॉर्डन की लोकेशन है। तो देखिए ये जॉर्डन का पूरा मैप दिखाया गया है। यहाँ पर सऊदी अरेबिया इसको बॉर्डर करता है, इराक बॉर्डर करता है, सीरिया है, ठीक है, उसके बाद ये देखिए इजराइल है, इजराइल में ये वेस्ट बैंक है। ठीक है, यहाँ पर देखिए लेबनान है जो इसको बॉर्डर नहीं करता, फिर इजिप्ट है यहाँ पर, ठीक है, ये भी इसको बॉर्डर नहीं करता। ये जो पूरा का पूरा दिखाया गया है ये बेसिकली आपका जॉर्डन का एक मैप की लोकेशन दिखाई दी है। कई बार ये क्वेश्चन आता है क्या जॉर्डन एक लैंडलॉक्ड कंट्री है?
तो ये ऑलमोस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री है, ये ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि जो आपकी गल्फ ऑफ अकाबा है ये इसको एक छोटी सी कोस्ट लाइन देती है। देखिए ये आपका है डेड सी, ये जॉर्डन है, ठीक है। इस डेड सी से अगर आप यहाँ आते हैं तो जो गल्फ ऑफ अकाबा है ये यहाँ पर आपको एक छोटी सी कोस्ट लाइन देती है। तो ये ऑलमोस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री है, इट्स नॉट कम्प्लीटली लैंडलॉक्ड, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। दूसरा देखिए ब्लैक सी न्यूज़ में है, मैंने आपको बताया था। तो देखिए ये ब्लैक सी है, इसको बॉर्डर के कौन कौन करता है? तो रशिया, यूक्रेन, ठीक है। यहाँ पे देखिए मालदोवा है बट ये इसको बॉर्डर नहीं करता। रोमानिया, बुल्गारिया, ठीक है, टर्की, उसके बाद जॉर्जिया, ठीक है। यहाँ पे देखिए सी ऑफ अजोव है, तो रशिया से सी ऑफ अजोव और डायरेक्ट ब्लैक सी तक है। ये देखिए क्रीमिया की लोकेशन बहुत अच्छी है ब्लैक सी में। इसके बाद आप जब यहाँ जाएंगे तो सी ऑफ मरमरा है और फिर अजियन सी है, और अजियन सी से आप नीचे आएंगे तो मेडिटेरियन सी है, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी देखिए एक समुद्री मार्ग यहाँ पे दिखाती है। अगर देखिए आ देखें तो ब्लैक सी, अजोव सी, बॉर्डर करने वाली कंट्री तो जॉर्जिया, रशिया, यूक्रेन, रोमानिया, बुल्गारिया और टर्की। यहाँ पर देखिए सी ऑफ क्रीश, साथ में यहाँ पे आयोनियन सी, अजियन सी और आपका मेडिटेरियन सी दिया गया है। तो इनकी लोकेशंस को ध्यान रखिएगा, कौन से समुद्र को कौन कौन सी कंट्री बॉर्डर करती है और किस कंट्री को कौन सी कंट्री और वाटर बॉडी बॉर्डर करती है, ये आपको पता होना चाहिए। यूपीएससी में बार बार ये प्रश्न ऑलरेडी पूछा गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि चीज़ों को समझाने में मैं आपको कामयाब रही होंगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए। आपके प्रीलिम्स के लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं, आप इनको देखेंगे तो आपको अवश्य इसका फ़ायदा होगा। मेरी पूरी संस्कृति IAS टीम की तरफ से आप सभी को बेहद धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।